द नेक्स्ट पार्ट इज रीजनिंग. LR के लिए क्या करना चाहिए लास्ट वीक में. पहला पार्ट, एक बार पूरे क्लूज को रिवाइज कर लो. तुमने अगर 300 सेट सॉल्व किया है, तुमने अगर 300 सेट सॉल्व किए इनटू 5 क्लूज पर सेट ऑन एवरेज, 1500 क्लू को यूज़ करने का तुमने एक्सपीरियंस किया है. तो 1500 क्लूज को यूज़ करने का अगर एक्सपीरियंस किया है तुमने, तो उन 1500 क्लूज को एक बार देख लेने में सब क्लू का रिविजन हो जाएगा तुम्हारा. जस्ट रीड ऑल द क्लूज, डोंट लुक एट द क्वेश्चन, डोंट सॉल्व द क्वेश्चन, जस्ट रीड ऑल द क्लूज की क्या लैंग्वेज था, इसका क्या मतलब था, इससे क्या मतलब निकलेगा. राइट, दैट्स वन. एंड बेसिकली बिकॉज LR में द की इन एवरी सेट इज गोइंग टू बी योर एबिलिटी टू यूज द क्लूज. अगर क्लूज को यूज़ कर पाओगे तो यू आर किंग इन LR. इफ़ यू कांट यूज द क्लूज यू आर अ पॉपर इन LR. कुछ नहीं होगा तुमसे. जैसे DI में वेरिएबल्स को समझ पाते हो और उनका स्ट्रक्चर समझ पाते हो तो यू बिकम अ किंग. इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड द वेरिएबल्स एंड यू डोंट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ द वेरिएबल्स देन यू आर अ पॉपर इन DI. यू विल ऑलवेज स्ट्रगल इन DI. So DI is about catching the variables and the relationship between them. LR is about catching the clues and understanding what do you do with the clues, and clues both direct as well as indirect. The second point, make sure, this is very important in LR, make sure your solving is agnostic or independent of picking the correct table structure. Make sure that your solving is independent of picking the correct table structure. So you have to develop the skills. बहुत बार क्या होता है कि 5 people A B C D E, 5 different houses, 5 different cars and 5 different pets. तो अगर तुम हेडलाइन अपना टेबल का टॉप लाइन क्या बनाओगे, ABCD बनाओगे कि तुम पेट्स का नाम बनाओगे, कि तुम हाउसेस बनाओगे, कि डिफरेंट कार्स का नाम बनाओगे. सो उस पर डिफर कर जाता है सॉल्यूशन. बहुत बार क्या होता है, इफ़ यू नॉट वेरी गुड एट स्टोरिंग द साइड क्लूज, your solution might be very much easier if you put the pets on top versus putting the people on top. But how will you know that you should put the pets on top? When you read the question does not give you a clue. So what do? So you have to make sure that your solving is independent, and for that the storage of the indirect clue. So what will happen if there's a question जहाँ पे pets का headline table का headline pet से बनाया तुमने, तो वो question easy हो जा रहा है. तो ईजी इसलिए होगा बिकॉज लॉट ऑफ क्लूज आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द पेट्स ऑन टॉप वाला दिस थिंग. सो लॉट ऑफ क्लूज आर गोइंग डायरेक्टली एंड फिटिंग इन व्हेन यू पुट द टेबल विद द पेट नेम्स ऑन टॉप. बट इफ यू आर पुटिंग द सेम, ट्राइंग टू क्रिएट द सेम टेबल विद द पीपल नेम्स ऑन टॉप, तो द क्लूज आर नॉट गोइंग एंड फिटिंग इन. सो दे आर इनडायरेक्ट क्लूज. सो यू कीप देम आउटसाइड योर मेन टेबल. सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स डिफिकल्ट. बट द प्रॉब्लम इज, हाइंडसाइट में पता चल जाता है कि पेट्स को रखना चाहिए था ऊपर और पीपल को ऊपर नहीं रखना चाहिए था. फर्स्ट टाइम सॉल्विंग में अगर तुमको टॉपर से compete करना है तो योर सॉल्विंग शुड बी एग्नोस्टिक. आई डोंट केयर इन माई सॉल्विंग, आई डोंट केयर कि मेरे को कितने डायरेक्ट क्लूज मिले, कितने इनडायरेक्ट क्लूज मिले, बिकॉज मेरे को इनडायरेक्ट क्लू को हैंडल करना आता है. उसकी औकात है मेरी, तो मैं उस औकात को यूज़ करूँगा. अगर मेरे को 7 क्लू में 5 इनडायरेक्ट मिल रहा है बिकॉज मैंने टॉप लाइन गलत ले लिया, तो भी आई विल स्टिल बी एबल टू डू दैट. मल्टीपल पॉसिबिलिटी सिचुएशंस अगेन हियर. एंड वेन डायग्राम का प्ले ज़रूर देख लेना, 3 सर्कल 4 सर्कल वेन डायग्राम. एंड द लास्ट थिंग, लास्ट बट नॉट द लीस्ट थिंग, इज ऑन द D-Day, the go no go decision is your most critical decision. So how do you decide whether you are doing a question or not? How do you decide whether you're doing a set or not? So the question is, how do you decide on the D-Day? I mean, as I said, if I'm solving the paper, I don't know whether I'm going to solve the paper this year or not. जा तो रहा हूँ मैं CAT देने, last year तो नहीं गया था, but most probably I'll just have a look at the paper and come out without solving. So 3 घंटा बहुत मुश्किल हो जाता था बैठना. 3 hours it used to be very difficult to sit without solving, but 2 hours I think I can manage to keep my this thing. Of course, last day मेरा competitive juices flow कर गया. I want to test my almost 50-year-old brain, तो मैं कर दूंगा solve, but that's different, right? चलो, तो when I'm solving, if I'm solving the paper and I'm picking up the DILR set, मेरे को कोई choice नहीं होता है. I don't have to choose because I have to solve everything. So मेरा target होता है कि 5 set है तो 5 करना है, right? So 40 minutes में I have to push my this thing, I have to blitz solve, etc. But when you are talking about solving only 2 sets or 3 sets, which sets you choose might become a very, very important aspect of your solving of the paper. So उस context में basically there's something that I call as a go no go decision.
So how do you choose a DI set? You cannot just look at a set in 5 seconds and make that choice. So typically you have to make an informed choice. So what I would suggest inside the paper, like I suggested in quants, you split your paper into 10 minutes of 4 parts of 10 minutes each. In your DILR, what I suggest is what you can do is see, it also depends on what your skills are. So if you are somebody who's able to solve 2 or 3 out of 5 only, so obviously for you choice will become very important. Somebody else who's able to solve 5 out of 5 has the skills कि कुछ भी दे दो मैं solve कर लूँगा. For him the choice is just about कि ये वाला लंबा है कि वो वाला लंबा है, कौन सा शॉर्टर है, कौन किस में जल्दी मार्क्स मिलेंगे. इसके लिए चॉइस होता है कि सो फॉर दिस गाय द चॉइस इज ओनली दिस मच कि मेरे को टाइम कितना लगेगा इसको करने में. फॉर दिस गाय द चॉइस इज कि ये होगा कि नहीं मेरे से, राइट. सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड is that when you start picking up a DI set, there is something which I call as the degree of control. How much are you controlling the set and how much the set is controlling you? So वो set and degree of control in DI happens because you are in control of the variables, degree of and the relationship between the variables, and degree of control in LR happens because you are in control of the clues. So when you do your first reading, and so first 3 minutes, I mean leaving a set without looking at it 3 minutes will obviously make you create uninformed choices for you, and we will make choices which will be incorrect then because you will not have information about the set, और easy sets miss कर जाओगे. So इसलिए जब set में जाते हो तो what you do is you create 2 boxes in the paper. You just create 2 boxes in the paper. अगर 4 set है तो between set 1 and 2 and set 3 and 4, your target, if you're targeting 2 sets, specifically those of you who only know how to do 2 or 3 out of 5 sets, so you try to read this for 3 minutes and then assess your degree of control. If you feel that you're losing control, this kind of thing is not very comfortable for you, then you move to the next one, and on average you will have to solve 1 out of 2. So hopefully your choice will become slightly more deeper because you'll see more of the paper. So ये 3 to 4 minutes पॉइंट पे तुम्हारा DI का सेट है या LR का सेट है, तुम्हारा फर्स्ट रीडिंग हो जाता है. उस पॉइंट पे यू हैव टू टेक अ गो नो गो डिसीजन. Once you are down the 3 minute point for a DI or LR set, you have to take either a go or a no go decision. And inside the exam, if you take the go decision, you have to be able to take it all the way to the end. ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में जाके फंस गए. अगर ये होगा तो ये डिजास्टर है. Obviously this is something which is going to be very difficult for you to do this thing, of course, and the other fact is that you cannot keep taking no go decisions also. कहीं ना कहीं no go decision तो लेना ही पड़ेगा. तो तुमको assess करना पड़ेगा, and this assessment is based on what's happened to you on similar situations, similar sets, similar kind of clues, similar kind of data structures. Have you been able to handle them in the past or not on your own? And that's where your self problem solving and the belief you have built in is very good. And the toppers are toppers because whenever they take a go decision, एक तो toppers हमेशा go decision ही लेते हैं. No go decision मैं तो लेता नहीं हूँ एग्जाम में, DILR में at least. Quants में I take a few no go decisions but not in DILR. So or neither in verbal and RC. So if I take a go decision or any top guy takes a go decision, he is able to pull it through. बीच में trouble हुआ तो उस trouble को deal करना पड़ता है. Trouble होता है बहुत बार DILR में. Inside the exam you will see that in the 7th minute, in the 8th minute of solving past year questions को उठा के देखो 17, 18, 19, 20 में, you will see 8वें मिनट में समझ में आता है कि इसमें पजल क्या दिया हुआ है. सब कुछ हैंडल कर लिया, 8वें मिनट में सडनली एक मल्टीपल पॉसिबिलिटी सिचुएशन बिल्ड हो जाता है. तो उस मल्टीपल पॉसिबल सिचुएशन को हैंडल कर पाते हो कि नहीं, मिसिंग डेटा क्रिएट हो जाता है, आर यू एबल टू हैंडल दैट सिचुएशन और नॉट. सो दैट बिकम्स द की इनसाइड योर DILR सॉल्विंग. तो उस की उस पॉइंट पे मतलब it's going to be मतलब ultimately I keep taking examples of cricket. So when a batsman decides कि I have to take this bowler on, तो the World Cup winners are those who take the bowler on, hit sixes, 3 छक्के मार दिए उस ओवर में, और जो विनर्स जो लूजर्स होते हैं, जो सेमीफाइनल हार जाते हैं या बिफोर द सेमीफाइनल्स आउट हो जाते हैं, वो 6 मारते समय बाउंड्री पे कैच हो जाते हैं. सो बॉटम लाइन तो वही है, जो जीता वही सिकंदर. सो तुम जीतोगे कि नहीं वो डिपेंड ये करेगा इस पर कि जब ट्रबल होगा और ट्रबल आएगा, इतना समझ के चलो
ट्रबल आएगा, वो DILR सीधा साधा देने नहीं वाले हैं. जस्ट एज्यूम दिस नाउ इन कैट. दे विल बी 1 or 2 सीधा साधा सेट्स, सिंपल सेट्स. हाइंडसाइड में सब कुछ आसान लगेगा. 3 महीना पहले, 3 महीना बाद मैं एक सेशन ले रहा हूँगा कि कैट 21 का DI क्यों इतना ईजी था और LR क्यों इतना ईजी था. बट इनसाइड द एग्ज़ाम फर्स्ट टाइम सॉल्विंग, मतलब कोई भी तुमको बोल दे, ट्रबल होता है, उसमें ट्रबल होता है और उसको हैंडल करना पड़ता है. तो हैंडलिंग सीखे हो कि नहीं, उसी पे पूरा डिपेंड करने वाला है, राइट. एंड एज आई सेड, दोज ऑफ यू आर वेल प्रिपेयर्ड, just go through all those questions that you have done, read all the clues, read all the data structures. Those of you are not well prepared, not done enough, अभी भी 50 सेट्स 100 सेट सॉल्व कर लो. थोड़ा कुछ हो सकता है कि वहाँ पे तुम्हारा दिमाग चमक जाए.